अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। मेन टॉपिक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर है, लेकिन इस टॉपिक को समझने से पहले हम देखते हैं कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप अ वेक्टर इनटू और मोर पार्ट्स इज़ कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अगर हम किसी भी वेक्टर को दो या दो से ज़्यादा टुकड़ों में तकसीम करें तो ये अमल रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहलाता है। मतलब ये हुआ कि इस सूरत में हमने वेक्टर को रिज़ॉल्व किया है इनटू पार्ट्स। ये बेसिकली बिल्कुल वैसे ही मेथड है जैसे हम वेक्टर एडिशन करते हैं, और वेक्टर एडिशन में हम दो वेक्टर्स को ऐड करके एक सिंगल वेक्टर आर बनाते हैं। अब यहाँ पे एक वेक्टर होगा और उसको हम मुख्तलिफ़ टुकड़ों में तकसीम करेंगे, तो इसका ये मतलब हुआ कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हमारे पास वेक्टर एडिशन का रेसिप्रोकल है, मीन के उसके रिवर्स प्रोसेस है। नेक्स्ट चीज़ पे जाते हैं कि हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं। द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन इज़ कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। अब अगर कोई भी वेक्टर है और उसकी हमने इफेक्टिव वैल्यूज़ देखनी है उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वेक्टर है, मीन के वो जिस डायरेक्शन में मौजूद होगा, तो उस सिमत में जो उसकी इफ़ेक्टिव वैल्यूज़ होंगी वो वैल्यू हमारे पास कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कहलाएंगी। इस सूरत में हम ये कह सकते हैं कि एक वेक्टर को हम तकसीम कर सकते हैं कई टुकड़ों में। वो जो टुकड़े होंगे वो हमारे पास वेक्टर के कंपोनेंट्स कहलाएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आप देखें कि a vector may split up into or more parts. These parts are known as components of a vector. ये पार्ट्स वेक्टर के कंपोनेंट्स कहलाते हैं। इस सूरत में हमने ये बात समझ ली कि अगर किसी भी वेक्टर की इफ़ेक्टिव वैल्यूज़ होंगी तो वो इफ़ेक्टिव वैल्यूज़ सिर्फ़ और सिर्फ उसी की डायरेक्शन में ही मौजूद होंगी, तो वो वेक्टर के हमारे पास कंपोनेंट्स कहलाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे जाएं, जो मेन टॉपिक है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। इस सूरत में आप देखते हैं कि the components of a vector which are perpendicular to each other are called rectangular components। अब एक वेक्टर हम कंसीडर कर रहे हैं R। अब इस वेक्टर के वो कंपोनेंट्स जो आपस में 90 का ज़ाविया बनाएंगे वो कंपोनेंट्स हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहलाएंगे। जैसा कि आपने देखा था लास्ट लेक्चर्स में जब हमने 2 डायमेंशनल लिया था, तो हमारे पास दो वैल्यूज़ आती थी, एक एलांग एक्स एक्सेस होती थी और एक एलांग वाई एक्सेस। और अब एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट्स को देख लें तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। इसका ये मतलब कि किसी भी वेक्टर की वो वैल्यू जो एक्स एक्सेस पे होगी वो उसका हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ही होगा। नेक्स्ट पे हम एक्सप्लेन कर लेते हैं इस बात को। We consider a vector A which makes an angle theta with x axis। मैंने एक वेक्टर ब्लू कलर में आपको नज़र आ रहा है, ये A कंसीडर किया हुआ है। ये वेक्टर इसने एंगल थीटा बना लिया है, किसके साथ? x एक्सिस के साथ आपको नज़र आ रहा है। इसका ये मतलब कि वेक्टर A को मैंने गिवन डायरेक्शन दे दी है। अब इसके नेक्स्ट पेज पे हम जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे अब हम देखते हैं कि हमारे पास we draw the projection of vector A on x। हमने x पे प्रोजेक्शन ली थी। अब स्टूडेंट्स ये देख लें कि we draw the projection of vector A on x axis and y axis। हमने वेक्टर A की प्रोजेक्शन ले ली है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। ओ एम इज़ द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन एक्स एक्सिस। जो एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन है वो ओ एम है। फिगर को देख लें, ये वेक्टर
ए है स्टूडेंट्स। प्रोजेक्शन का मतलब है पड़ाव। पड़ाव को आप ये समझ सकते हैं कि वेक्टर ए का कितना असर एक्स एक्सिस पे होगा, मतलब एक्स एक्सिस से मुराद आप ये ले लेते हैं कि इस जगह पर इसका कितना साया पड़ रहा है। यहाँ पे ओ एम प्रोजेक्शन है वेक्टर ए की किसके ऊपर, एक्स एक्सिस पे। नेक्स्ट लाइन पे आप देखें कि ओ एन इज़ द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वाई एक्सिस, के वेक्टर ए की प्रोजेक्शन जो है ओ एन है किसके ऊपर, वाई एक्सिस पे। अब यहाँ पे देख लें, वी एडेड दीज प्रोजेक्शंस बाय हेड टू टेल रूल। हम इन दोनों प्रोजेक्शंस को हेड टू टेल रूल से ऐड करेंगे। अब आपके पास एडिशन, वेक्टर एडिशन कैसे पॉसिबल है, ओ एम एक वेक्टर है एक्स एक्सिस पे, इसको ऐड हम कर रहे हैं ओ एन से, ये दोनों ऐड अप हो जाएंगे ओ एम और ओ एन। जबकि हमारे पास ओ एन और एम पी दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो हम कंसीडर करते हैं वेक्टर एडिशन को ज़रा हेड टू टेल रूल से। देख लें ओ पी किसको शो कर रही है, वेक्टर्स को, पीछे देखें वेक्टर ए को। अब ओ पी बराबर है ओ एम प्लस ओ एन, जबकि ओ एन बराबर किस, एम पी के हैं। आपके पास रेक्टेंगल बन रही थी, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड होती हैं, तो ओ एन की जगह पर एम पी ले लिया। अब देखें कि ओ पी जो लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है वेक्टर ए को, ओ एम रिप्रेजेंट कर रही है ए एक्स आई को। इस चीज़ को ज़रा देखें, ए एक्स आई, ए एक्स आपके पास वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है एलॉन्ग एक्स एक्सिस, और आई रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन को, तो वेक्टर बराबर होता है मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई यूनिट वेक्टर, तो ये आपके पास ए एक्स आई आ जाएगा। सेम वे में ओ एन आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है ए वाई जे को, जबकि पी एम अगर पैरेलल हैं तो यहाँ पे भी ए वाई जे ही मौजूद होगा। अब यहाँ पे पुटिंग देखें, ओ पी वेक्टर ए के बराबर था, ओ एम ए एक्स आई के बराबर, प्लस ए वाई जे, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब इसमें जो हमारे पास ए एक्स आई और ए वाई जे आए हैं, यही ही हमारे पास कंपोनेंट्स हैं वेक्टर ए के। नेक्स्ट पे देखें कि ए एक्स आई और ए वाई जे आपस में यहाँ से एंगल 90 का बना रहे हैं, इसलिए ये हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं ये क्या कहलाएंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर कहलाएंगे। अब इसमें दो पार्ट्स हैं, एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। देख लें स्टूडेंट्स, ओ एम एक्स एक्सिस पे है तो हम इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लेंगे, ओ एन वाई एक्सिस पे है, इसको हम वर्टिकल कंपोनेंट ले लेंगे। तो कंपोनेंट्स हमारे पास कितने आ गए, 2। अब सबसे पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को देख लेते हैं कि ये हमारे पास किस तरह से रिजॉल्व होगा, मीन के इसका की वैल्यू क्या आएगी। पिक्चर को देख लेते हैं साथ। आपके पास एक ट्राइंगल बन रही है स्टूडेंट्स, जो ट्राइंगल है ओ पी एम। इस ट्राइंगल को देखें, राइट एंगल ट्राइंगल है, ओ पी एम, ये देखें राइट एंगल ट्राइंगल है। इस राइट एंगल ट्राइंगल से हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है। जब भी हॉरिजॉन्टल की बात आएगी हमेशा cos थीटा की वैल्यू लेंगे, क्योंकि एंगल हम ड्रा कर रहे हैं किससे, एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। अगर हम एंगल ड्रा कर रहे होते पॉजिटिव वाई एक्सिस से, तब हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए साइन थीटा आता है, ये उलट हो जाता है। लेकिन आपने इस बात पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि हम पॉजिटिव एक्सिस से थीटा लेते हैं, तो इस सूरत में cos थीटा जो बनेगा वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मीन के एक्स एक्सिस के साथ बनेगा। cos थीटा का फार्मूला आप सबके सामने है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। cos थीटा बराबर हो जाएगा, बेस आपके पास कौन सी लाइन है, ओ एम, और हाइपोटेन्यूज है ओ पी। ओ एम
आप क्योंकि यहाँ पे ओ एम मैग्नीट्यूडनल फॉर्म में ले रहे हैं तो आपके पास ओ एम का मैग्नीट्यूड जो है वो ए एक्स है, और ओ पी आपके पास वेक्टर ए है तो उसका मैग्नीट्यूड ए ही आ जाएगा। तो वैल्यू आएगी आपके पास कास थीटा इज इक्वल टू ए एक्स डिवाइडेड बाई ए। हमें क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू चाहिए मीन के ए एक्स की, क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई आएगा, ये ए कास थीटा बराबर आ जाएगा ए एक्स के। मैंने इसको टोटली चेंज करके इन ऑर्डर फॉर्म लिख दिया है, मीन के इम्प्लाइज दैट डाल के ए एक्स बराबर है ए कास थीटा के। और आपके पास क्योंकि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में अगर डायरेक्शन लगा लें तो डायरेक्शन एक्स के साथ अलॉन्ग एक्स एक्सिस के लिए आई यूनिट वेक्टर आएगा, तो ए एक्स आई इज़ इक्वल टू आ जाएगा ए कास थीटा इंटू आई। सेम वे में अब हम वर्टिकल कंपोनेंट की तरफ जाते हैं। मैं वर्टिकल कंपोनेंट आपको समझा दूं। ये आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ओ एन। अब इसको रिजॉल्व करेंगे, फिर दोबारा राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। ये आपके पास आ गई। राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के बाद आपके पास जो वर्टिकल कंपोनेंट बन रहा है उसके लिए हम साइन थीटा लगाते हैं, और साइन थीटा आपके पास कैसे आ रहा है स्टूडेंट्स, ये देखें वर्टिकल कंपोनेंट में दोबारा राइट एंगल ट्राइंगल आ गई। जब राइट एंगल ट्राइंगल आ गई है अगेन, तो अब आप लोग देखें वर्टिकल कंपोनेंट में ओ पी साइन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अभी आपने देखा कि परपेंडिकुलर लाइन आपके पास कौन सी थी, एम पी थी, और ओ पी हाइपोटेन्यूज है वैसे ही। अब फिर दोबारा मैग्नीट्यूडनल फॉर्म ले ली, साइन थीटा बराबर है ए वाई ओवर ए के, तो आपके पास ए वाई बराबर आ गया ए साइन थीटा के, या अगर आप यूनिट वेक्टर साथ लगा लें तो ए वाई जे इज़ इक्वल टू ए साइन थीटा इंटू जे। वेक्टर फॉर्म में अभी आपने पहले देखा हमने वेक्टर लिखा ए इज़ इक्वल टू ए एक्स आई की जगह ये वैल्यू लगा दी, प्लस आगे था ए वाई जे, ये मैंने वैल्यू ए वाई जे की जगह लगा दी। अब चलते हैं इसके मैग्नीट्यूड की तरफ। मैग्नीट्यूड का मतलब है कि कितना मैग्नीट्यूड होगा कौन से वेक्टर, वेक्टर ए का। अब मैग्नीट्यूड लेंगे फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल, सेम वे में वही ट्राइंगल ले रहे हैं ओ पी एम। मैग्नीट्यूड के लिए पैथागोरियन थ्योरम लगाते हैं जिसको उर्दू में मसला फिसागोरस बोलते हैं। ये आपके पास किसके बराबर होता है, हाइपोटेन्यूज बराबर है बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर स्केयर। मीन के हम इसको कैसे पढ़ेंगे, हाइपोटेन्यूज स्केयर इज इक्वल टू बेस स्केयर प्लस परपेंडिकुलर स्केयर। हाइपोटेन्यूज आपके पास ए स्केयर वैल्यू थी, बेस आपके पास एक्स कंपोनेंट था जो ए एक्स था, और परपेंडिकुलर आपके पास वाई कंपोनेंट था जो ए वाई था। हमें क्योंकि मैग्नीट्यूड चाहिए, सिर्फ ए की वैल्यू चाहिए, स्केयर तो इधर स्केयर हटाने के लिए स्केयर रूट ले लेते हैं। ये स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे स्केयर रूट आ जाएगा, तो ए एक्स स्केयर प्लस ए वाई स्केयर होल स्केयर रूट। अब इसको देखें तो ये आपके पास लाइट फेस लैटिन में लिखा हुआ है। हम इसको अगर वेक्टर फॉर्म में माड में फिर लिखेंगे तो इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ए एक्स स्केयर प्लस ए वाई। अब चलते हैं डायरेक्शन। डायरेक्शन बच्चों आपके पास क्या थी, एंगल थीटा। सेम वे में दोबारा ही ओ पी एम राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं, तो टेंजेंट थीटा बराबर आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। डायग्राम आपके पास सामने मौजूद है, ये देखें डायग्राम में आपके पास। अब टेंजेंट थीटा, टेंजेंट आपको अच्छी तरह मालूम है किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो फार्मूला आपके पास क्या बनेगा, देखें नेक्स्ट पेज पे फार्मूला। अब आप देख लें, टेंजेंट थीटा आपके सामने मौजूद है। टेंजेंट थीटा इज़ इक्वल टू एम पी डिवाइडेड बाय ओ एम। एम पी किसके बराबर है, देख लें ए वाई ओवर ए एक्स। हमने क्योंकि डायरेक्शन मालूम करनी है, डायरेक्शन किससे आती है, एंगल थीटा से आती है, तो थीटा इज़ इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स। ये देखें ए वाई ओवर ए एक्स, ये वाई कंपोनेंट है, ये एक्स कंपोनेंट है।
तो आपके पास क्या होता है y डिवाइडेड बाय x, तो ay डिवाइडेड बाय ax। इस बात से हमें डायरेक्शन पता चल गई, हमने रिजॉल्व कर लिया रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में सारी चीज़ें। अब नोट है इम्पॉर्टेंट कि वो प्रोसेस जिसके अंदर वेक्टर को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स से हासिल करते हैं, ये तरीका क्या कहलाता है? कंपोजिशन ऑफ वेक्टर कहलाता है। इसका ये मतलब कि अगर मेरे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, मीन के AXI और AYJ दोनों दिए हुए हैं, तो इस सूरत में अगर मैंने वेक्टर A मालूम करना है तो मैं किस तरह से मालूम करूँगा? वो प्रोसेस मेरे पास कंपोजिशन ऑफ वेक्टर कहलाएगा। बच्चों ये बहुत ही अहम तरीन हमारे पास एक MCQs है। नेक्स्ट लेक्चर को भी अभी स्टार्ट करेंगे पोजीशन वेक्टर को।